हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी इस वीडियो को आरंभ करते हैं। और जैसे कि हमारा टॉपिक चला हुआ है लाइट के बारे में हमने देखा, लाइट क्या होती है उसके बारे में हमने देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमने देख लिया। इसके बाद में आइज़ को हमने देखा कि जो हमारी बॉडी में एक सेंस ऑर्गन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या होगा, यानी कि उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, और परावर्तन के लिए एक कंडीशन थी कि जब भी प्रकाश किसी स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करता है और उस स्मूथ सरफेस की एक से दूसरी सतह क्या हो, कवर हो, ठीक है ना, तो परावर्तक हो, तो वो क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है। और इसी घटना को हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन कहा था। और बेसिकली रिफ्लेक्शन जहाँ से होती है, और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मूथ हो और दूसरी तरफ से पॉलिश हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि मिरर इज दैट ऑब्जेक्ट विच आर स्मूथ एंड पॉलिश्ड टू द अदर साइड। से व्हेन वी स्ट्राइक अ लाइट ऑन द मिरर, मिरर्स बाउंस बैक द लाइट एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, तो प्लेन मिरर और एक आपके कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जो हम डेली यूज़ में अपना देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। और एक मिरर होता है कर्व्ड मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर भी हम कहते हैं उसको। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा कर्व लिए होता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, तो यही हमारा टॉपिक होगा। चलिए ये देखिए, यानी कि दिस इज द प्लेन मिरर, और इस मिरर में क्या है, एक तरफ से क्या है, ये पॉलिश हो रही सरफेस, यानी कि जहाँ पे ये आपको डैश डैश दिख रही है तो ये क्या है, ये पॉलिश सरफेस हो रही है। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये साइड में है, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्लेन मिरर। इसके बाद में ये दोनों जो मिरर आपको दिख रहे हैं ये स्पेरिकल मिरर होते हैं, कर्व्ड मिरर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनमें इनकी सरफेस में क्या होता है, थोड़ा कर्व होती है, एक मोड़ होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और इनको हम एज्यूम करते हैं कि हमने किसी स्पेयर में से काटा हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या होगा, स्पेरिकल मिरर इनका नाम होगा, ठीक है ना। अब ये दो टाइप के होंगे। सबसे पहला यानी कि जिसकी अंदर की तरफ को जो घुमाव होता है उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जो बाहर की ओर उसका जो परावर्तन सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज concave mirror and second one is convex mirrors. When we are talking about the concave mirrors are polished to the outer sides and a curved sides make a image, that is concave mirror. When we are talking about convex mirrors are polished to the insides and in front of the convex mirrors make a image, ठीक है ना। तो जैसे कि यदि आप एक नई चम्मच को देख लेते हैं, ठीक है ना, और चम्मच में जब हम कोई भी अपनी इस प्रकार से फ्रंट में सामने करके और बैक करके देखते हैं तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे यदि जो हमारी स्पून होती है उसमें जहाँ रख के हम किसी भी फूड को खाते हैं तो उस साइड को हम कहते हैं कॉनकेव साइड, यानी कि कॉनकेव मिरर की तरह व्यवहार करती है, वो बिहेव करती है। और जो अपोजिट साइड होती है, ठीक है ना, जो कि हम जीभ के ऊपर रखते हैं, उस साइड को हम कहते हैं कॉन्वेक्स साइड। यानी कि ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिलाने के लिए था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को जनरली आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके दो टाइप के स्पेरिकल मिरर देखे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो हमारे मिरर होते हैं, बेसिकली मिरर में दो टाइप की इमेज बनती है। जो हमारे मिरर होते हैं उनमें दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज क्या, आपकी दो रेज आती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से जो दो रेज आती है वो कॉनकेव मिरर पे स्टक करती है, स्टक करने के बाद में रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वे कहीं ना कहीं वास्तव में दो जगह आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है, काटती है, और वहीं पे क्या होता है, इमेज बनती है। और ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहती है, ठीक है ना। इसके बाद में जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज में क्या होता है, और इसका वर्चुअल इमेज में कोई भी दो रेज आपस में एक जगह नहीं काटती और उनको हमें
मानना पड़ता है कि शायद ये यहाँ पे काटी होगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हम अगली पिक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये आपका कोई वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये इमेज आई और ये आपके कॉन्वेक्स मिरर पे टकराई, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे टकराने के बाद में रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद में ये वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ गई और यहाँ पर हम इसको आगे तक बढ़ाते हैं, इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा और ये स्टक हुई, वापस उसी मीडियम में वापस लौट गई और यहीं पे हम इस लाइन को बढ़ाते हैं और ये यहाँ पे क्या बनता है, ये आपका वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज का जो एग्जांपल है आपका मिरर होते हैं, ऐसा होता है वहीं जो हमारे जैसे कि अभी हमने देखा कॉनकेव मिरर में क्या कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल रियल इमेज का यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे जो सिनेमा है, हमारे जो फोटोग्राफ्स है, हमारे जो कैमरा है, ठीक है ना, ये सब के सब रियल इमेज के एग्जांपल है, ठीक है। तो दो टाइप की इमेज हमने देखी, वर्चुअल इमेज और आपकी रियल इमेज, ठीक है ना। इसके बाद में चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हम स्पेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेरिकल मिरर को हमने स्पेरिकल मिरर क्यों कहा, बिकॉज हम इन्हें एक स्पेयर का पोर्शन मानते हैं, ठीक है ना। इससे यानी कि डायमीटर से हम एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्स कहते हैं। कुछ डेफिनेशन देखेंगे, कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपका पॉइंट है जहाँ जो कि हम एक स्पेयर मानते हैं, जहाँ से रखकर हम इस स्पेयर को बनाते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसको सी से डिनोटेड करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल हमने एक जो लाइन खींच देते हैं उसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो सेंटर होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम डी से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो पोर्शन होती है, ठीक है ना, उसका जो हाफ होता है, यानी कि C/2 इक्वल टू एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो आधा पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहती है। और जहाँ पर ये आधा हो जाता है उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्स, ये आपका यहाँ पे पोल, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ पॉइंट होता है उसको प्रिंसिपल फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2F इक्वल टू सी या C इक्वल टू 2F और F इक्वल टू C/2, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस पिक्चर में और देख लेंगे, ये इस पिक्चर में सभी कुछ दिखाया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्स हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसके बाद में इसका आधा क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, इसके आधे पोर्शन को हम कहेंगे फोकल लेंथ कहते हैं, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर हो जाता है, ठीक है ना। और ये हमारा आपका इमेजिनरी साइकिल हो गया, जिसमें से इसको अलग किया गया है, इमेजिनरी साइकिल। देखेंगे अभी रूल्स देखेंगे, ठीक है ना। किसी भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 3 लॉ होती है। देयर आर 3 लॉज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दो मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 3 लॉ होते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट लॉ इज दैट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स विल बी पास थ्रू फोकल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स कोई भी यदि आपकी जो पैरेलल रेज आती है, कहाँ से आती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स से पैरेलल रेज आती है और वो किसी भी कॉनकेव मिरर पे स्टक होती है, स्टक होने के बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ एक्स पे जो एफ बना हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स पे जो एफ बना हुआ है, फोकस पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से निकलती है। पहला रूल ये हो गया, ठीक है ना। इससे हम देख सकते हैं जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कोई भी प्रिंसिपल ऑफ एक्स से लाइन आती है, ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है, ये आपका पोल है। और ये आपकी एक रेज आती है, ये स्टक होती है, आफ्टर द स्टक दे बाउंस बैक एंड दे ऑलवेज गोज फ्रॉम द एफ, यानी कि हमेशा कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी इमेज आती है, ठीक है ना, और ये टकरा कर वापस लौट जाती है। और ये यहाँ से यदि हम इसको आगे तक बढ़ाए तो हमेशा कहाँ से निकलेगी, या फोकस से निकलेगी, ठीक है ना। तो पहला रूल आपका हो गया। इसके बाद में द सेकंड लॉ, अ रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी कि ये बिल्कुल इसका उल्टा है, जो फर्स्ट लॉ है उसका उल्टा
रिवर्स अपोजिट क्या है, सेकंड लॉ है। यानी कि कोई भी रेज यदि यहाँ से फोकल से आती है, फोकस पॉइंट से आती है और वो मिरर से टकराती है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल हो जाती है। ये आपका सेकंड लॉ है, ठीक है ना। ये देखो आपको, ठीक है ना। अब ये कोई भी रेज आई प्रिंसिपल ऑफ एक्स को काटती हुई, फोकल पॉइंट को काटती हुई, ये मिरर से टकराई, टकराने के बाद में प्रिंसिपल ऑफ एक्स के क्या होगी, ये पैरेलल हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। ये कोई रेज आई यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में ये क्या होगी, पैरेलल होगी। और यदि हम इसको यहाँ बढ़ाते हैं तो ये हमेशा फोकस से निकलती है, ठीक है ना, तो लौट जाती है। ये थर्ड लॉ है, ठीक है ना। ये आया, ये इंसिडेंट रेज यहाँ से आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी, यहाँ पे स्टक हुई, स्टक होने के बाद में दे बाउंस बैक एंड सेम पथ से क्या होगी, वापस लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, यहाँ पे टकराया, टकरा के वापस, और यदि हम इसको आगे बढ़ाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। तो अभी हमने देखा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम देखे। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये है कि जब प्रिंसिपल ऑफ एक्स से कोई इंसिडेंट रेज आती है और कोन के मिरर से टकराती है तो वो हमेशा फोकस से निकलती है। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्स के ऊपर फोकल पॉइंट बना हुआ है, मुख्य फोकस बना हुआ है, वहीं से गुजर जाती है। वहीं दूसरा नियम इसका अपोजिट है, यानी कि कोई भी इंसिडेंट रेज यदि फोकल पॉइंट से आती है तो वो कोन के मिरर से टकराकर प्रिंसिपल ऑफ एक्स के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसके बाद में जो थर्ड लॉ था, यदि वक्रता त्रिज्या से कोई भी रेज आती है और मिरर पे टकराती है तो टकराने के बाद में उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। हम इमेज को इन्फिनिटी पे रखें तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, आकार क्या होगा। इसके बाद में यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। इसके बाद में यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। और इमेज के बाद में यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी। और ये स्थिति 6 स्थिति बनती है, ठीक है ना। ये कितनी स्थिति है, 6 स्थिति होती है। सबसे पहली यहाँ पे यदि हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसा होगा। यदि हम इन्फिनिटी के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, इन्फिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है और किस प्रकार का होता है। यदि फिर 2 स्थिति होगी, एक थर्ड स्थिति यहाँ पर हो जाती है, यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, रख कर देखते हैं तब कैसी इमेज बनती है। और यदि फिर ये जो फोर्थ स्टेज आपकी आती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख कर देखते हैं तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। और यदि हम यहाँ पर रखते हैं तब देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है। ये आपकी कौन सी 5th पोजीशन हो गई। और इसके बाद में पोल और फोकस के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो तब क्या इमेज का फॉर्मेशन। केस इज दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटिव, यदि हम कोन के मिरर के आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखें तो तब आपका व्यू क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें यानी कि इसकी स्टडी यानी कि 2 रेज आएगी, ठीक है ना। वो प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल गई, एक दूसरी इमेज आई, दूसरी रेज आई, ये भी प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल आई और दोनों के दोनों टकराने के बाद में कहाँ से निकली। जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमेशा फोकस से निकलेगी। दैट मीन्स इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पर होता है, ठीक है ना, एफ पर होता है पहली स्थिति। और इसमें जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, ठीक है ना, छोटी बनती है, ठीक है ना, और उल्टी बनती है। चलिए इसके बाद में केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को इन्फिनिटिव और वक्रता त्रिज्या के बीच में यदि रखते हैं तो तब क्या स्थिति होती है, तो तब इमेज कैसी बनती है और किस प्रकार की बनती है तो देख लेंगे। तो ये आपका क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है और ये ए बी हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट की जो पहली रेज प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल जाती है और फर्स्ट लॉ लगाती है, आफ्टर द स्टक दे कम्स फ्रॉम द फोकल पॉइंट, कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलती है। सेकंड रेज आर कम्स, इंसिडेंट रेज आर कम्स एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे थर्ड लॉ लगता है। थर्ड लॉ क्या कह रहा था कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज आती है तो वो कोन के मिरर से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसी रास्ते से लौट जाती है, ठीक है ना। तो ये यहीं से वापस लौट गई। तो जहाँ भी इन्होंने वास्तव में क्या करा, क्रॉस करा,
वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी कि बी डैश और ए डैश क्या है, आपकी इमेज है। और ये कहाँ है, ये सी और एफ के बीच में है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है। और ये इस क्या है, रियल इमेज है, वस्तु से छोटी है, ठीक है ना, और उल्टी है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में भी सेम ही था, वस्तु से छोटी है, रियल है, उल्टी है, और कहाँ बनती है, बस आपका जो प्लेस, जो स्थान है वो चेंज हुआ, पहले फोकस पर बनी थी, अब कहाँ बनी है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल, हम कह सकते हैं फोकस के बीच में बनती है। हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो तब क्या ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए ये हमने ऑब्जेक्ट रखा बी और ए, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से पहली जो रेज आती है वो फर्स्ट लॉ लगाती है, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्स ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ठीक है ना। सेकंड लॉ ये कहाँ से निकली, ये सेकंड लॉ लगाया, ठीक है ना, ये जो फोकस से निकली, तो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ भी आपस में दोनों रेज आपस में काटती है, वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये कहाँ काटती है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही काटती है। और इसमें जो इमेज बनती है, इमेज इसमें जो बनती है साइज में क्या होती है, ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। इसके बाद में रियल होती है, रियल के बाद में हम कह सकते हैं उल्टी होती है। और अगला पॉइंट क्या हो गया, वो रियल होती है। रियल इमेज वस्तु के बराबर, उल्टी, और कहाँ बनती है, वक्रता त्रिज्या के ऊपर बनती है। इसके बाद में यदि हम आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट को यदि हम कहाँ रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यदि हम रख देते हैं। अभी कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। अभी इमेज को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पहले इन्फिनिटी पे रख कर देखा कैसा बनता है, फिर हमने इन्फिनिटी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा देखा, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा देखा, और अभी हम कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो तब क्या होता देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। तो पहली रेज पहला रूल लगाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल जो जाएगी, कोन के मिरर पे स्टक होकर हमेशा फोकस से निकलती है। वहीं दूसरी जो रेज निकलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, और ये जहाँ भी आपस में काटती है वहीं पे रियल बड़ी, अब ये थोड़ा क्या हो गया, वस्तु से बड़ी, रियल इमेज बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है, और क्या बनती है, उल्टी बनती है, और क्या बनती है, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनती है, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी स्थिति है, ये हमारी फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज में हमने देखा रियल, ठीक है ना, इसके बाद में उल्टी, बड़ी, और कहाँ बनती है, वक्रता त्रिज्या और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। चलिए अब हमारा जो केस नंबर आ जाता है वो नंबर 5 आता है, कि यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट इट इज एट फोकस कोन के मिरर के सामने यदि हम फोकस पर रखते हैं तो तब क्या स्थिति बनती है, चलिए देखेंगे। ये हमारा फोकस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा है, ठीक है ना। ये आपकी फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे रखा, इसमें ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, यानी कि ये ए बी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें पहली रेज फर्स्ट नियम लगाती है इमेज फॉर्मेशन का, प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल जाएगी तो हमेशा फोकस से निकल जाती है। वहीं जो थर्ड लॉ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज हमेशा कहाँ से टकरा के उसी रास्ते से वापस हो जाती है, और इस प्रकार से ये लाइन आपकी दोनों लाइन आती है निकल के। अब देखो ये दोनों लाइन क्या है, बराबर है, पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये आपस में मिलने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा कहीं इन्फिनिटी पे होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी पे जाकर बनता है। यदि हमारी फिफ्थ स्थिति को हम देखते हैं, और इसके बाद में हमारी सिक्स्थ स्टेज आ जाती है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी अब अभी हमने 5 स्थिति देखी, उन 5 स्थिति में कॉनकेव मिरर में सभी की सभी इमेज कैसी थी, उल्टी थी और रियल थी। सभी में यदि कॉमन क्या चीज़ थी, एक चीज़ कॉमन थी कि ये रियल इमेज बना रहे थे और उल्टी बना रहे थे। बट इस 6th स्टेज में क्या होता है, इमेज जो होती है थोड़ा सा अलग टाइप की बनेगी, इसलिए थोड़ा सा ये इससे डिफरेंट है। तो हम इसको कहाँ रखते हैं, हम इसको फोकस और पोल के बीच में
रख देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्स के ऊपर पोल और फोकस के बीच में इसको रख देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। इसके बाद में जो पहला रूल लगता है, फोकस से निकल जाता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल ये लाइन गई, ये टकराई, मिरर पर स्टक हुई, टकराने से कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। वहीं जो दूसरी इमेज आपकी दूसरी जो रेज आई वो भी टकरा कर सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी में क्या होगी, वापस हो गई। ठीक है ना। अभी ये क्या होगी, अभी इस साइड तो ये इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि देखो ये यहाँ से खुलती हुई आ रही है और ये इसका बढ़ती जा रहा है, ये जो एरिया है ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रियल इमेज तो इसमें नहीं बनने वाली। ठीक है ना, रियल इमेज तो इसमें बनेगी नहीं, क्योंकि ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। ठीक है, तो फिर ये इसका क्या होगा, अभी यदि हम इन लाइनों को पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है ना, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं ये ए डैश पर काटेगी। ठीक है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी मिरर के पीछे बनेगी और वस्तु से क्या होगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी। और ये जो इमेज होगी ये इमेज रियल ना होकर कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि वास्तव में ये कहीं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, बट हमें क्या करना पड़ता है, इनको पीछे की ओर लाइन को बढ़ाना पड़ता है और तब जाके ये एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है। तो इसलिए यह जो इमेज होती है कैसी होगी, वर्चुअल। इसके बाद में सीधी, तो केवल ओनली वन कंडीशन है, केवल एक कंडीशन ये है कि जिसमें कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। इसके अलावा सभी में इमेज उल्टी बनती है और रियल बनती है। ठीक है ना, तो ये प्रकार से हमने देखा कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है ना, तो इसके बाद में देख लेते हैं क्या है, इसके बाद में हमारे यूजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, अभी हम मिरर की स्टडी कर रहे हैं और किसको हमने देखा, टोटली हमने देखा कॉनकेव मिरर को। और कॉनकेव मिरर के जो यूज होते हैं, बेसिकली यूज को देख लेते हैं। ये एक तो जो शेविंग करने का जो मिरर होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद में जो डेंटिस्ट होते हैं वे इसको रखते हैं उसमें, यानी कि हम कह सकते हैं एक छोटे से मिरर में भी बड़ी इमेज बन जाती है। इसके बाद में जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें भी आपकी किसका, कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हम यूज़ देख लेंगे। तो ये हेडलाइट हो गई गाड़ी की, देन ये आपका शेविंग का हो गया, इसके बाद में डेंटिस्ट का हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि एक छोटे से एरिया में हम बहुत सारी क्या बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, बड़ी इमेज बना सकते हैं। ठीक है, हमने दो लेंस देखे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस देखा, और यानी कि उत्तल और अवतल लेंस हमने पढ़े। और अभी हमने क्या देखा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में हमने देखा कि अवतल लेंस क्या होता है और उसमें इमेज नियम होते हैं। 3 हमने नियम देखे। पहला नियम क्या था कि यदि मुख्य अक्ष से कोई भी किरण आती है और मिरर पर टकराती है तो हमेशा वो फोकस से निकलती है। इसके बाद में दूसरा नियम क्या था, कोई भी यदि रेज आती है और वो प्रिंसिपल ऑफ एक्स से होकर जाती है और दर्पण से टकराकर वापस प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल हो जाती है। थर्ड लॉ आपने क्या देखा, यानी कि कोई भी रेज जब वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है तो वापस टकराकर उसी माध्यम में वापस, यानी कि उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। फिर हमने 6 स्थिति देखी कॉनकेव मिरर के सामने। 6 जगह हमने 6 पोजीशन पर हमने मिरर ऑब्जेक्ट को रखकर देखा। पहला पोजीशन हमारी स्थिति क्या थी, मानते हैं कि वो इन्फिनिटिव पे हो, तो तब देखा हमने। दूसरी पोजीशन में हमने देखा कि यदि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी हो। इसके बाद में अगली स्थिति हमारी क्या थी, यदि वस्तु को हम वक्रता त्रिज्या पे रख दे तो क्या पोजीशन बनेगी। इसके बाद में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखकर देखा। इसके बाद में हमने कहा फोकस के बीच में, इसके बाद में फोकस और पोल के बीच में, और हमारी लगभग 6 पोजीशंस हमने देखी। तो ठीक है ना, तो ये हमारी क्लास 10th और क्लास 8th का टॉपिक है। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच।